Preview. Hey everyone, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to discuss a great question from the book Pathfinder. ये किसी बच्चे का डाउट था जिसने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा, सो आई डिसाइडेड टू टेक दिस क्वेश्चन अप. अगर आपको भी कुछ ऐसे डाउट्स है पाथफाइंडर से या फिर किसी भी अच्छी किताब से, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. आई विल टेक दैट क्वेश्चन अप इन माई नेक्स्ट वीडियोज़. तो इस क्वेश्चन पे हम लोग काफ़ी प्यारा से एक टेक्निक यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं द मेथड ऑफ स्केलिंग. स्केलिंग में क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने का कि जो मेरा आंसर है वो कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा, और हम ट्राई करेंगे उसी फिगर को स्केल अप या स्केल डाउन करने का, ताकि सिमिलर सा स्ट्रक्चर हम बना सके एक दूसरे फिगर के लिए. आपको समझ आएगा अभी जैसे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है. तो जैसे मान लो मुझे एक स्क्वायर दिया है और इस स्क्वायर पे बताया गया है कि ये जो स्क्वायर है वो अबाउट दिस एक्सिस ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना. तो अब बताया गया कि ये क्वेश्चन में कि ये स्क्वायर कब रुकेगा, तो ये t1 टाइम बाद रुक रहा है, कंप्लीट स्टॉप पे है. इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है और ऐसे सिमिलर एक स्क्वायर दिया गया है और उसको सेंटर के अबाउट घुमा दिया गया है. तो पूछा है कि वो स्क्वायर कब रुकने वाला है, ठीक है. तो t2 निकालना है हमें और उसको भी सेम एंगुलर वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है. बढ़िया, देखते हैं अभी. तो इस क्वेश्चन पे ये बहुत सिमिलर सा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा होगा, जहाँ पे पीरियड ऑफ पे क्वेश्चन है कि एक डिस्क है उसको घुमा दिया था तो कितने टाइम बाद रुकेगा. तो पाथफाइंडर ने क्या किया, सेम क्वेश्चन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. बट स्क्वायर के साथ दिक्कत यह है कि उसमें हम लोग टाइम को बहुत ईजिली नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन के थ्रू. तो इसलिए हमें डायमेंशन वगैरह से एनालाइज करके इसको कुछ निकालना होगा. तो t1 का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग t2 t1 के बीच रिलेशन निकालेंगे. तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को. तो ये जो स्क्वायर है वो कैसे भी घूमे, मान लो हर एक पॉइंट पे कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ dn बेसिकली उस पॉइंट पे जो नॉर्मल है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और मान लो कुछ r डिस्टेंस दूरी पे है. ये इंटीग्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, बट मैं ये मान के चल सकता हूँ कि जो टॉर्क आएगा ड्यू टू फ्रिक्शन दैट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट, क्योंकि फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है. और इसको इंटीग्रेट करने के बाद, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा, जिसका वैल्यू बहुत डिफिकल्ट होगा निकालना, बट कांस्टेंट आएगा, है ना. चलिए, तो अब टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन हमें पता है कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो I1 α1 होगा वो भी कांस्टेंट ही होगा आपका, है ना. तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि α1 जो है वो भी कांस्टेंट होगा. और अगर α1 कांस्टेंट हुआ, मैं लिख सकता हूँ कि जो ओमेगा प्रोवाइड किया था हमने दैट इज इक्वल टू α1 t1, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस at जैसे हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पर रोटेशनल मैकेनिज्म भी लगा सकते हैं. फाइनल ओमेगा 0 है, इनिशियल ओमेगा है, रिटार्डेशन α1 है, तो ओमेगा इक्वल टू α1 t1 लिख सकता हूँ मैं ये. अब ना हम लोग इसमें ट्राई करेंगे कि स्केलिंग यूज़ करने का. स्केलिंग मतलब क्या होता है, अगर मैं मानूँ इस फिगर को अगर मैं देखूँ ढंग से, इस पर जो टॉर्क है वो किस पे डिपेंड कर सकता है. मैं अगर सिंपली एक रॉड का केस देख लूँ, मान लेते हैं इसका लेंथ कुछ L है, ठीक है, स्क्वायर का. अगर मैं सिंपली रॉड का केस देखूँ और उसको मैंने अगर फोर्स F अप्लाई किया L लेंथ की दूरी पे, तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा इसका, F इंटू L, है ना. और अगर ये टॉर्क कुछ फ्रिक्शन के रीजन से आ रहा है तो ये हो जाएगा म्यू mg इंटू L. मैं बस प्रोपोर्शनलिटी देख रहा हूँ, म्यू और g तो कांस्टेंट है, बचेगा बस m इंटू L. तो आप इसमें भी ऐसा मान के चल सकते हो कि जो टॉर्क है वो सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ ml बनेगा, दैट इज टॉर्क इक्वल टू I अल्फा. जो I है वो सम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ ml स्क्वायर बनेगा. वो कांस्टेंट क्या होगा हमें नहीं पता, हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ से मेरा एक प्रोपोर्शनलिटी निकल के आता है, m और m कैंसल्स आउट, l और एक l कैंसल्स आउट, α1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये मेरा निकल के आता है. क्योंकि α1 हमें पता है तो मैं सीधा यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो ओमेगा है ऊपर जाके, ओमेगा इज़ इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू T1/L1. यहाँ पे जो L1 है वही मेरा L है, ठीक है. बढ़िया. अब स्केलिंग का फंडा क्या देखते हैं. हमें सोचना है कि जो क्वेश्चन के लिए हमें पूछा गया टाइम, उसको समहाउ हम फर्स्ट फिगर के जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते. और अगर आप ध्यान से देखोगे ना
आप एक्चुअली इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप सिंपली सोचो कि यहाँ के सेंटर के थ्रू अगर एक एक्सिस पास हुआ, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ऐसे 4 स्क्वायर्स है जो कि अबाउट कॉर्नर घूम रहे होंगे। और अगर मैं एक स्क्वायर को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दूँ, बस इसको मैं दिखा दूँ, ऊपर का जो स्क्वायर है और नीचे का जो मैं शेडेड पोर्शन ड्रॉ किया है, इन दोनों का मोशन एक्चुअली एक ही तरीके से होने वाला है। करेक्ट? तो अगर ये एक शेडेड स्क्वायर t2 टाइम पे रुका तो डेफिनेटली पूरा ऑब्जेक्ट भी t2 टाइम पे रुकेगा। ऐसा हो नहीं सकता ना कि एक स्क्वायर रुक गया और बाकी पूरा पार्ट घूम रहा है, पॉसिबल नहीं है। अब समहाउ मुझे t2 निकालना है। अब t2 के लिए मैं यूज़ कर दूंगा स्केलिंग, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है और नीचे वाला जो पोर्शन में, उन दोनों में डिफरेंस एक ही है, इनका बस लेंथ हाफ हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओमेगा तो सेम है इस केस में भी, ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू अगेन T2/L2, बट यहाँ पे जो L2 है दैट इज इक्वल टू L/2। बढ़िया। अगर इन दोनों को मैंने रिलेट किया, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि T1/L1 इज इक्वल टू T2/L2। अब पुट करते हैं, L1 का वैल्यू L है, L2 का वैल्यू L/2 है, L और L कैंसल्स आउट, T2 यहाँ से निकल के आता है T1/2, और ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये अप्रोच अच्छा लगा हो। और पाथफाइंडर में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि स्केलिंग पे बेस्ड है। तो आपको अगर मेथड ऑफ स्केलिंग पे और क्वेश्चंस चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं अगले वीडियोस पे मेथड ऑफ स्केलिंग पे और बेहतर क्वेश्चंस आपको दिखा सकूँ और आप और ज़्यादा सीख सकते हो ऑन दिस मेथड। अदर देन दिस, अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए मैं हर वेंसडे, फ्राइडे और संडे आता हूँ शार्प एट 10:30 PM टू टीच यू अ न्यू क्वेश्चन, टू टीच यू अ न्यू कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।